एवरीवन, वेलकम बैक। मैथ्यू आर्नल्ड की बहुत ब्यूटीफुल पोम है डोवो बीच। वील टॉक अबाउट दैट पोम टुडे। सो लेट मी रिसाइट इट फर्स्ट एंड देन हम लोग उसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। द सी इज़ काम टुनाइट। अच्छा, बिफोर आई बिगिन लेट मी गिव यू लिटिल बैकग्राउंड ऑल्सो ऑफ डोवो बीच। तो डोवो बीच जो है मैथ्यू आर्नल्ड की एक बहुत फेमस और फ्रीक्वेंटली एंथोलॉजाइज्ड पोम्स में से एक है। लिरिक पोम है ये, एंड फेथ के बारे में बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन मिजरी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी जो है वर्ल्ड से वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, कम हो रही है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। तो ये फ्री वर्ड्स में इन्होंने लिखा, इरेगुलर रिदम है, कोई फिक्स्ड स्टैंजा पैटर्न भी नहीं है। किसी स्टैंजा में ज़्यादा लाइंस हैं, किसी दूसरे स्टैंजा में कम लाइंस हैं। एंड द पोम मूव्स फ्रॉम serene natural description to a very profound philosophical meditation. अब पोम शुरू होती है एक बहुत सुंदर काम से सीन के साथ। वो कहते हैं द सी इज़ काम टुनाइट। तो ऐसा लगता है कि कोई रोमांटिक ट्रेडिशन में कोई पोम आने वाली है, लेकिन फिर वो ट्रांजिशन कर जाते हैं इनटू अ रिफ्लेक्शन ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। धीरे धीरे वो बोलते हैं कि जिस तरह से फेथ हमारी दुनिया से जा रहा है, वैसे ही जिस तरह से ये सी ट्रीट कर रही है। जब शोर पे आप इमेजिन करो, जैसे एक आप बीच पे हो, वेव्स आती हैं शोर पे और फिर वापस जाती है ना, तो वो जो रिसीडिंग मूवमेंट है उसको वो एक मेटाफर की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि फेथ हमारी लाइफ से जा रहा है, वैसे ही वो सी भी रिट्रीट कर रही है हमारी ये बीच पे। तो उसके बारे में ये बात करते हैं। एंड आर्नल्ड यूजेस दिस सी एज द सेंट्रल सिंबल। तो वो सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इटर्नल ब्यूटी भी रिप्रेजेंट कर रही है, और दिस एब ऑफ रिलीजियस फेथ को भी रिप्रेजेंट करती है। सो वंस फुल लाइक sea of faith, now retreating like a receding tide. Once this religious faith was full, just like the sea of faith. ठीक है, तो फिर पोम एंड होती है विद द प्ली फॉर पर्सनल लव। अपने बिलवेड के साथ वो हैं वहाँ पे, तो उनके साथ वो कहते हैं लव लेट अस बी ट्रू टू ईच अदर। एटलीस्ट हम तो एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, फिडेलिटी रखें एक दूसरे के साथ, इस एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ नो लॉन्गर ऑफर स्टेबिलिटी। तो अब पोम की सेटिंग क्या है? डोवर बीच है। तो इट इज़ सेट ऑन द कोस्ट ऑफ डोवर स्पेशली एट द डोवर बीच विच ओवरलुक्स द इंग्लिश चैनल। अगर आप मैप देखोगे, इंग्लिश चैनल उस पॉइंट से उनको उस पार फ्रेंच कोस्ट नज़र आता है। तो आर्नल्ड मेंशन भी करते हैं द लाइट फ्रॉम द फ्रेंच साइड इज़ इन द ओपनिंग लाइन्स की वो दिखाई दे रही है फिर बंद हो रही है। तो एक बहुत पावरफुल सिंबल की तरह उसको पोर्ट्रे किया है उन्होंने, ऑफ इंग्लैंड्स कनेक्शन टू द कॉन्टिनेंटल यूरोप। अब कहते हैं कि पोम वॉज इंस्पायर्ड बाय आर्नल्ड्स हनीमून। जस्ट इमेजिन, इस तरह की पोम वो अपने हनीमून पे लिख रहे थे। तो उसी टाइम पे उनकी शादी हुई थी, एंड ही वेंट ऑन हनीमून to visit the south coast of England around 1851, possibly while staying at a hotel in Dover जो कि सी को फेस कर रहा था। ठीक है, तो अराउंड 1851 लिखी गई और पब्लिश हुई 1867 में। अब अगर हम टाइम पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ चल रहा था, साइंटिफिक रैशनलिज्म्स आ रही थी, डार्विन की थ्योरी आई थी एवोल्यूशन की, जो 1859 में पब्लिश हुई वैसे तो, लेकिन आइडियाज़ वर ऑलरेडी अराउंड। एंड ट्रेडिशनल रिलीजियस फेथ जो बिलीव्स थे, दे वो बीइंग क्वेश्चनड ऑलरेडी। तो आर्नल्ड वाज डीपली थॉटफुल, एक विक्टोरियन इंटेलेक्चुअल थे वो। तो उनको लगा कि जो ये स्पिरिचुअल और मॉरल डिसोरिएंटेशन हो रहा है इस एज में, उसके बारे में कुछ लिखा जाए। तो डोवर बीच हमें एक पोएटिक वॉइस देती है टू दिस मेलनकली एंड अनसर्टनिटी विच वॉज कॉज्ड बाय द वेनिंग ऑफ क्रिश्चियन फेथ इन दिस इंक्रीजिंगली सेक्युलर एंड साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, तो अब मैं पोम पे आती हूँ। लेट मी रीड इट आउट, स्टैंजा बाय स्टैंजा चलते हैं। द सी इज़ काम टुनाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स
On the French coast, the light gleams and is gone. The cliffs of England stand glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land. Listen, you hear the grating roar of pebbles, which the waves draw back and fling at their return up the high strand. Begin and cease and then again begin with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in. बहुत फेमस लाइन है, इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन. तो क्या कह रहे हैं? द सी इज़ काम टुनाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून फेयर लाइज फेयर. बहुत पीसफुल है सब कुछ. सी भी बहुत क्वाइट है, नाइट स्काई है. अब जब मून होता है तो ऑफकोर्स टाइड्स ज़्यादा होती हैं, तो टाइड हैज़ रीच इट्स पीक क्योंकि मून एकदम शाइन कर रहा है ब्राइटली. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन. तो उसको दिखाई भी दे रहा है मून लाइट. मे बी इट इज़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द मून लाइट विच फॉल्स ऑन द नैरो स्ट्रेट्स. नैरो स्ट्रेट्स क्या है? जो इंग्लिश चैनल की वो बात कर रहे हैं. अक्रॉस द वाटर उनको दिखाई दे रहा है. द स्पीकर नोटिसेस दिस लाइट ऑन द फ्रेंच कोस्ट. अब ये भी हो सकता है कि कोई एक लाइट हाउस टाइप हो जिसमें से वो लाइट ऐसे ऐसे कर रही हो ब्लिंक, और उसकी वो बात कर रहे हैं कि इट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन. लेकिन अब ऑफकोर्स इंग्लैंड वाला जो साइड है उनको वो अच्छे से नज़र आ रहा है. इट्स ग्लिमरिंग एंड वास्ट. द क्लिफ अपीयर्स वेरी वास्ट and faintly shining also in the stillness of the bay. तो फर्स्ट फ्यू लाइन्स में बड़ा एक पीसफुल सा एक सीन उन्होंने दिखाया है. फिर वो किसी को कहते हैं, मतलब कोई उनके साथ है, वो कहते हैं कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द नाइट एयर. तो स्पीकर अपने कंपेनियन को बुलाते हैं और कहते हैं आप देखो कितना अच्छा है, बड़ा स्वीट नाइट एयर है. ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड. कहते हैं लेकिन इस कामनेस के साथ कुछ और भी दिखाई दे रहा है. समथिंग एल्स इज़ नोटिसेबल. क्या? दिस जो फोमी, कई बार फोम सा बन जाता है एज पे सी के. सो द फोमी एज जहाँ पे सी और लैंड मिल रहे हैं, वहाँ पे मूनलाइट भी पड़ रही है. और बड़ा सुंदर एक एक्सप्रेशन भी दिया है, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड. सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड. सन, ये मून लाइट इतनी अच्छी लग रही होगी वहाँ पे कि वो पूरा एक शाइनी सा लग रहा है वो पार्ट जहाँ पे सी और लैंड मिलते हैं. सो द स्पीकर डिस्क्राइब्स द शोर as pale in the moonlight, emphasizing the eerie brightness of the scene. फिर वो कहते हैं listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling. वो कहते हैं सुनो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? Pay attention to this. इस सब इतने सुंदर सीन के बीच में कुछ तो ग्रेटिंग रोर है. ग्रेटिंग इज समथिंग हार्श. एक हार्श सी साउंड भी आ रही है. किस चीज़ की? वेव्स की. जब वो छोटे छोटे पत्थर पेबल्स होते हैं वो लेके आती है अपने साथ वेव्स और फिर वापस लेके जाता है. तो आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करो, इफ़ यू एवर बिन टू द सी एंड you might hear that the waves pull back the pebbles and then throw them forward again onto the shore. So at their return up the high strand, begin and cease and then begin again. तो ये जो मोशन है वेव्स का, ये कंटिन्यूअस है. स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है. विथ ट्रिमेंडस केडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन. तो ये जो रिदम है वेव्स की, ये अनस्टेडी है, स्लो भी है, ट्रेम्बलिंग इन टोन है. और ये क्या करती है, जब ये रिपीटेड मूवमेंट हो रहा है तो एक मेलनकलिक सा साउंड इवोक हो रहा है. एक टाइमलेस फीलिंग ऑफ सॉरो इज बीइंग इवोक्ड, इंट्रोड्यूसिंग द पोम्स डीपर इमोशनल करंट. तो अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टैंजा ही सेज दैट इट्स दिस साउंड इज ब्रिंगिंग द eternal note of sadness in. Moving on to the next stanza. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. अचानक से उनको सोफोक्लीज याद आ जाते हैं. कहते हैं कि
वो एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन सोफोक्लीज ने भी शायद ये सुनी होगी, दिस इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, लेकिन ऑफ कोर्स वो ग्रीक में थे तो वहाँ पे एजियन सी में उन्होंने इस तरह का साउंड सुना होगा. Heard it on the Aegean and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. तो वो भी उनके दिमाग में भी ये जो ebb and flow है of human misery उनके भी दिमाग में आया होगा. कहते हैं we find also in the sound a thought hearing it by the distant northern sea. अब अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उनके साथ, कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पे नॉर्दर्न सी में हैं, हम काफ़ी दूर हैं, लेकिन हमें भी वही सेम नोट ऑफ सैडनेस सुनाई दे रहा है. The speaker also now is drawing a parallel between Sophocles' experience and his own. The modern listeners हैं, who find a deeper meaning in the sea's sound. Though they are not by the Aegean, but they are by the English Channel, the Northern Sea है. And the speaker and his companion are similarly stirred by the waves and the melancholy that they evoke. Next stanza. The sea of faith was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle fold. तो कहते हैं कि एक टाइम पे जो ये सी ऑफ फेथ है, इसने ना ऐसे अर्थ को सराउंड करके रखा था. तो बड़ा एक अच्छा सा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, मेटाफर इन्होंने दिया है कि रिलीजियस बिलीफ, स्पिरिचुअल सर्टेनिटी थी. एक टाइम ऐसा था जब ह्यूमैनिटी को फेथ था, स्पिरिचुअलिटी में फेथ था, कलेक्टिव फेथ था, जिससे ह्यूमैनिटी यूनाइटेड थी. सो फेथ वॉज वंस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड, जस्ट लाइक अ फुल टाइड जो एक पूरे वर्ल्ड को सराउंड करती है. बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग टू द बीनीथ. लेकिन अब क्या सुनाई दे रहा है, अचानक से शिफ्ट हो जा रहा है प्रेजेंट में. कह रहे हैं अब सिर्फ रिट्रीटिंग साउंड सुनाई दे रहा है. जिस तरह से सी रिट्रीट कर रही है, उसी तरह से फेथ भी रिट्रीट कर रहा है हमारी लाइफ से. सो द मेटाफोरिकल सी ऑफ फेथ इज रिट्रीटिंग, ड्रिवन बाय द ब्रेथ ऑफ गस्ट ऑफ कोल्ड. कह रहे हैं ना, इट्स मेलनकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो एक मेटाफोरिकल सी ऑफ फेथ इज रिट्रीटिंग, लीविंग बिहाइंड वॉट, सॉरो. एक लिंगरिंग एको छोड़ के जा रहा है वो. सो दिस मेटाफोरिकल सी ऑफ फेथ इज ड्रिवन बाय दिस ब्रेथ ऑफ गस्ट ऑफ कोल्ड, impersonal night wind. Perhaps it is suggesting doubt या मॉडर्न स्केप्टिसिज्म, जो हमारे माइंड्स में अब डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं. मॉडर्न स्केप्टिसिज्म है, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस भी आ गई है. तो सी जो है वो एक डार्कनेस की तरफ जा रही है, एक ब्लीक वर्ल्ड की तरफ जा रही है. सिमिलरली हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन सोसाइटी भी उसी डार्कनेस, उसी ब्लीक वर्ल्ड की तरफ जा रही है. और क्या रह रहा है, नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड. What remains is a barren, exposed world, a beach of bare pebbles. Shingles क्या हैं, छोटे छोटे वही pebbles, symbolizing spiritual desolation, loss of meaning. फिर he says, ah love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light nor servitude nor peace nor help for pain. And we are here on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. What a beautiful stanza this is. So he says to his beloved that at least let us be true to one another, because जो हमें वर्ल्ड दिखाई दे रहा है हमारे सामने, हमें लगता है कि इट इज़ फुल ऑफ ड्रीम्स. हम लोग नया कपल है, ड्रीम्स देखते हैं ना फ्यूचर के, कि हम ऐसा करेंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी, ये होगा, वो होगा. तो कहते हैं जो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स नज़र आ रहा है, इसमें एक्चुअली ना जॉय है, ना लव है, ना लाइट है, ना कोई सर्विट्यूड है, ना पीस है, ना ही कोई हेल्प है फॉर पेन. बिकॉज पीपल आर फुल ऑफ पेन एंड देर इज़ नो हेल्प फॉर देम. नोबडी इज़ रेडी टू हेल्प देम. एंड वी आर हियर ऑन अ डार्कलिंग प्लेन. कहते हैं कि human beings are lost in this shadowy, confused world. Darkling implies twilight.
or approaching darkness. This is also, we can see, a reference to this battle. जहाँ पे आगे ये कहते हैं ना, वेयर स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट. सोचो कि रात को एक बैटल हो रही है जहाँ पे ना कोई एक दूसरे को देख पा रहा है, बस एक कन्फ्यूज्ड लड़ाई चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, जहाँ पे इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश कर रही है, उनको पता भी नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया है. सो द वर्ल्ड इज फिल्ड विद chaos, constant conflict and panic. The imagery suggests a battlefield of misunderstanding and fear. So the final line evokes a very very powerful metaphor. Modern society resemble कर रही है एक senseless night battle को, जहाँ पे armies या enemies blindly लड़ रही हैं, unaware of each other's identity, या हम क्यों लड़ रहे हैं. और आप देख रहे हो ना, मॉडर्न वर्ल्ड में लड़ भी रहे हैं. It reflects the futility, violence and confusion of the world without guiding principles. तो ये एंडिंग है पोम की. मॉडर्न डिसल्यूजनमेंट दिखाया है, ट्रेडिशनल बिलीफ्स फेड हो रहे हैं, एक पर्सनल लव बिकम्स द ओनली रिलायबल रेफ्यूज इन दिस फ्रैगमेंटेड एंड केओटिक वर्ल्ड. तो बहुत एलिजियाक टोन में आनंद ने लिखा है और मेलनकलिक है बहुत, और बहुत अर्जेंटली इंटीमेट भी है. राइट? आई होप यू अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन. एंड फ्रॉम 20th of this month we are also beginning with the full course, तो जिसमें हम लोग इन डेप्थ पूरा अपना सिलेबस कवर करेंगे. The details are in the description box. If you need to connect with me, if you have any doubts, you can reach out to me, ask me, and let me know if you wish to enroll in the full course. It will definitely be helpful for all of you. Thank you. See you in the next one.